हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध को देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो शिक्षा के साथ इसका जुड़ाव होता है और जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा उसके साथ जो है वो इसका जुड़ाव होता है। हम सभी जानते हैं कि वृद्धि जो है वो अंगों के आकार में परिवर्तन को कहा जाता है। अब हम बात करें कि शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई, वजन का बढ़ना आदि, इन सभी परिवर्तनों को हम वृद्धि की संज्ञा दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है या आप कहिए कि प्रभावित करता है जलवायु परिवेश से, वातावरण से, ये भोजन पर निर्भर करता है। अलग अलग तरह से के जो अंतःक्रियाएं होती है हमारा जो वातावरण से, उस पर भी वृद्धि जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि विकास जो कि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तन हैं, ये विकास में सम्मिलित होते हैं और यह भी कहीं ना कहीं वातावरण से ही प्रभावित होते हैं और इसमें उसके भी प्रभाव आते हैं, वातावरण के भी प्रभाव आते हैं। तो दोनों को अगर हम देखें और तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों की एक अलग अलग प्रक्रिया है, परंतु साथ ही साथ यह दोनों कहीं ना कहीं वातावरण से, अपने आसपास के का जो इन्वायरमेंट है उससे ये प्रभावित होते हैं। और जो हमने बात की कि मानसिक, सामाजिक और जो संवेगात्मक विकास जो है शारीरिक दृष्टि से होने वाली परिवर्तनों को भी जो है इसमें सम्मिलित करता है। और साथ ही जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवहारिक परिवर्तन भी आते हैं, जिसके लिए कुशलता, कार्य क्षमता, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन, उसमें सुधार आदि को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं विकास के इन क्षेत्रों पे। हम थोड़ा एक क्विक ले सकते हैं कि विकास के कुछ कुछ जो प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो दिए गए कुछ कथन हैं तो उनको भी हम देख लें, क्योंकि कभी कभी जो है वो आपके परीक्षाओं में कोटेशंस भी देते हैं और आपको देखना भी चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ कुछ कोटेशंस को भी आपको देखने चाहिए, जैसे स्किनर हैं, ड्रेयर हैं, मुनरो हैं, हरलॉक हैं, इन सभी के और भी बहुत सारे जो भारतीय शिक्षा शास्त्रविद हैं और जो वेस्टर्न शिक्षा शास्त्रविद हैं, ये सभी के कुछ कुछ कभी कभी कोटेशंस जो हैं वो या तो सीटेट में कम देखने को मिलता है, बट नेट में और एमएड वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएड वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछ देते हैं कि एक कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके अनुसार है। तो इसीलिए हम एक दो जो इम्पोर्टेंट जो अक्सर आते हैं या पूछे जा सकते हैं तो उनको हम कोट करते चलेंगे और रेफ़र करते चलेंगे। हम एक यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं हरलॉक, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट शिक्षा शास्त्र हैं, शास्त्रविद हैं, और इन्होंने विकास को जो है वो बढ़ने से नहीं, और इसका तात्पर्य जो है वो परिपक्वता से लिया है। उनका कहना है कि परिवर्तन का जो विकासात्मक क्रम है वो परिपक्वता को जो है वो सम्मिलित करता है, यानी मैच्योरिटी की बात ये करते हैं। और विकास में होने वाले जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बालक और व्यक्ति जो है वो विशिष्ट योग्यताओं और विशिष्ट विशेषताओं को देखने को मिलता है इसमें। और इसका जो मेन एम है हरलॉक के अनुसार, और इस जो है वो सीधी सी बात है कि वो परिपक्वता को एक लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते हैं। वो कहते हैं कि परिपक्वता ही वो लक्ष्य है जहाँ पर विकास की प्रक्रिया जो है वो परिपक्वता तक जो है वो चलती रहती है। और दो की निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया। वृद्धि जो है वो हम सभी जानते हैं कि एक समय सीमा के बाद जो है वो वृद्धि रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, और विकास जो है वो आगे की ओर निरंतर होती रहती है। लेकिन हरलॉक के अनुसार परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने को ही जो है वो हम विकास कहते हैं, और वो किसी भी स्तर
तक का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि परिपक्वता जो है वो 20 साल के बाद हो जाए, 25 साल के बाद हो सकता है व्यक्ति के पास मैच्योरिटी 60 साल के बाद भी ना आए किसी विशेष परिस्थिति में। तो उनका इशारा जो है उसी ओर है कि मैच्योरिटी को उन्होंने बल दिया है। उसी तरह से जो स्किनर हैं, जो कि एक और भी महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रविद हैं और ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इनकी बहुत सारी थ्योरीज़ जो है वो आपको पढ़ने को मिलेंगी आगे, और आप पढ़े भी होंगे। तो स्किनर जो है वो विकास को जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल कहते हैं। और हमने ऊपर भी देखा कि वातावरण के साथ जो है वो कहीं ना कहीं दोनों का, वृद्धि और विकास दोनों के जुड़ाव को जो है वो दोनों को प्रभावित करता है, वृद्धि को भी और विकास को भी। लेकिन वही स्किनर का भी कहना है कि जीवन और उसके वातावरण की यह अंतःक्रिया का प्रतिफल है विकास। और साथ में हम एक और शिक्षाविद का जिक्र करेंगे जिनका नाम है ड्रेयर, और इनका कहना है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता रहता है, लगातार निर्देशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हर समय जो है एक प्रगति का घोतक है विकास। हमने कुछ आज सीखा, हमने बाद में फिर कुछ सीखा, धीरे धीरे जो है वो विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है और कहीं ना कहीं वो प्रगतिशील है। बार बार जो है वो चीज़ों को आने से हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। इसके साथ ही जो है वो बहुत सारे भारतीय शिक्षाविद भी हैं जिन्होंने बहुत सारे विकास की अलग अलग बातें की है। जैसे मंगल की आप जब किताबें पढ़ेंगी तो उसमें भी विकास की बातें आपको मिलेंगी, बहुत सारी विकास मिलेंगी। एसपी रूहेला की भी किताबें हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। हालांकि एसपी रूहेला जो हैं वो ज़्यादातर फ़िलॉसफी को लेकर जो है वो लिखते हैं, जो दर्शन शास्त्र है उस पर जो है वो उनका एक प्रोमिनेंट वर्क है। अब हम विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे बहुत सारे शिक्षाविदों ने अलग अलग तरह से देखा है, लेकिन एक कॉमन अवधारणा निकलकर ये सामने आई है कि इसे तकरीबन 7 कालों में जो है वो बांटा गया है। एक के बाद एक जो है वो काल को बताया गया है और हम इसी पर अभी चर्चा करेंगे। और सबसे पहला ये विकास की जो अवस्थाएं हैं वो है गर्भावस्था से गर्भाधान से लेकर जन्म तक की बात करता है। यानी जब जो गर्भाधान होते हैं और उससे जो जन्म तक के जो विकास हैं, यानी जो माँ के उदर में जो विकास होता है वो इस अवस्था में आते हैं, यानी गर्भावस्था के विकास के ये चरण हैं। उसके बाद शैशवावस्था आता है जो कि जन्म से 5 वर्ष तक के ये शैशवावस्था का काल रहता है। धीरे धीरे इसमें बालक के अलग अलग विकास होते चले जाते हैं। हम आगे युवा अवस्था तक की विकास की बात हम करेंगे, किशोरावस्था तक की विकास की बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या परिवर्तन होता है किशोरावस्था तक में, यानी 12 से 18 वर्ष तक के काल को जो है वो किशोरावस्था कहते हैं। और उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं, किस तरह से उसमें लर्निंग होता है, किस तरह से सीखा जाता है, ये हम अभी बात करेंगे। तो शैशवावस्था के बाद जो है वो बाल्यावस्था का काल आता है जो कि 5 से 12 वर्ष तक के आयु का एक फेज है, इसे हम शैशवावस्था की काल कहते हैं। और उसके बाद अभी मैंने बताया कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था का एक फेज रखा गया है, और युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक का, और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष, और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक की। तो ये 7 अलग अलग फेज में जो है वो कालों में कह सकते हैं कि बांटा गया है। बहुत सारे किताबों में एज में थोड़ा चेंजेस भी मिल सकते हैं कि जो शैशवावस्था है उसे 6 वर्ष तक का आपको दिखेगा, उसके बाद 6 से 11 वर्ष तक का दिखेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बहुत ज़्यादा। ये एक काल है जो कि अलग अलग तरीके से जो है वो बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से और एक डेवलपमेंट की दृष्टि से कि बालक में किस तरह से कौन से अवस्था में जो है वो विकास जो है वो होते चले जाते हैं। अब हम विकास की प्रक्रिया की बात करें तो अभी हमने बात की कि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कि हम
मृत्यु पर्यंत तक जो है वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। आए दिन जो है वो वातावरण से सीखना हो या फिर हम अपने अनुभवों से सीखना हो, आस पड़ोस से सीखना हो, कहीं भी बात करें, किसी भी चीज़ करें, तो जब हम जहाँ सीखते हैं वहाँ पर जो है वो मानव का विकास जो है वो होता है। चाहे वो आप मानसिक तौर पर विकास कहें, चाहे वो आप नैतिक तौर पे विकास कहें। तो इसके साथ ही साथ जो है वो शारीरिक विकास, हमने बात की कि शारीरिक विकास एक सीमा के बाद जो है वो रुक जाती है, लेकिन मनो शारीरिक विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब जैसे चारित्रिक विकास की बात करते हैं हम, मानसिक विकास की बात करते हैं हम, भाषाई विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, ये सभी जो है वो मनोशारीरिक क्रियाओं का पार्ट है और ये निरंतर जो है ये चलती रहती है। इसकी गतिविधि जो है वो आयु स्तर के अनुसार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता रहता है और ये एक के बाद एक आगे की ओर जो है वो परिपक्वता की ओर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास जो है वो दो तरह के कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। जो बाह्य विकास है उसमें आप ऊंचाई की बात करें, वजन में वृद्धि की बात करें, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसे आप देख सकते हैं। और आंतरिक विकास में शरीर के भीतर जो भी विकास होता रहता है उसे हम सम्मिलित करते हैं और आप जो है वो उसे एक महसूस कर सकते हैं, अंदर के जो विकास हैं उसको, और आप उसकी निरंतरता जो है वो चलती रहती है परंतु आप उसे देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं केवल। इसके बाद मानसिक विकास की बात हम करते हैं और जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। और इससे तात्पर्य यह है कि कल्पना करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान आदि, ये सभी जो है वो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का एक क्षेत्र है, जिसमें जो है वो विभिन्न योग्यताओं के आधार पर जो है वो व्यक्ति विशेष के आधार पर जो है, वातावरण के आधार पर जो है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पर जो है वो भी ये मानसिक विकास जो है वो निर्भर करता है और उस तरह से उसमें ये निरंतर जो परिपक्वता की जो हम बात कर रहे थे तो उसको वो प्राप्त करता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में जो वृद्धि और विकास सम्मिलित हैं और जिसके कारण वो आसपास के वातावरण में समायोजन कर पाता है, आसपास के वातावरण से समायोजन कर पाता है, वो दैनिक समस्याओं को वो सुलझा पाता है और इसके साथ ही साथ वो अपने मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से जो है वो उपयोग करता है और आसानी से निर्णय लेना और किसी समस्या के समाधान को ढूंढना, इस तरह के कार्यों में जब वो संलिप्त होने लगता है तो वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि बालक का जो है वो मानसिक विकास, कॉग्निटिव या फिर आप मेंटल डेवलपमेंट जो कहते हैं, तो ये हम उसे कह सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की बात हम करते हैं जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास। इस सांवेगिक विकास जो है वो आपको अधिगम करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अब अधिगम संवेग से अर्थ ये है कि ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, जो कि बालक के जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आप करें या बिहेवियर वो कैसे किससे बात कर रहा है, कैसे किसके साथ वो उसका रिलेशन है, किस तरह से वो लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित कर रहा है, इसकी बात जो है वो करते हैं और संवेग जो है वो उसी को कहते हैं। अब उदाहरण के लिए लें कि क्रोध हो गया, घृणा हो गया, भय, स्नेह, आश्चर्य, ये सभी जो है वो एक इमोशनल डेवलपमेंट है। ये उसकी विकास की, संवेग की विकास की बात कर रहा है ये। इसके बाद जो आता है वो है मनोगत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं कि जब जिस व्यक्ति में क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है और किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या जो जिस प्रकार का भी जो कार्य हो उसे पूर्ण करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों
उसका समायोजन वो कर सके। यानी आप जैसे बात करते हैं, हम चलने की बात करते हैं, तो अगर कोई बालक चलता है तो वो मस्तिष्क का अपने पैर के साथ जो है वो समायोजन करता है। बैठने का कहीं ना कहीं उसका ये समायोजन है। लिखना, राइटिंग करना, तो ये मोटर डेवलपमेंट का भी 2-3 स्किल्स हैं। फाइन मोटर स्किल्स की बात वो होता है कि वो लिखना जो है वो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगे, जो कि ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है मोटर डेवलपमेंट की। तो ये जो है वो मोटर डेवलपमेंट इस तरह के डेवलपमेंट की बात करता है कि जिस तरह से वो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के बीच में जो है समायोजन करता है। जब बालक इन दोनों के बीच समायोजन करता है, ये अवस्थाएं जो है वो इसको हम अलग अलग तौर पर जो है वो हमने शुरुआत में ही कहा कि हम इसको किशोरावस्था तक की अवस्थाओं को देखेंगे कि हम किस तरह से प्रत्येक अवस्था में एक बालक जो है वो ग्रोथ करता है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उसका अधिगम के साथ हम संबंध को देखेंगे कि वो कैसे उसमें सीखता है, वो समझता है। और एक टीचर के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों के इन अवस्थाओं को और इन जो स्टेजेस हैं इसको वो अध्ययन करे, पढ़े, ताकि वो कक्ष में हर एक बच्चे को अच्छे से वो समझ सके, उसको ऑब्जर्व करके देख सके, जान सके और उसके को सही स्टफ़ दे सके, सही तरीके से उसे वो पुनर्बलन दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके वैसे बालकों को जो कि ज़रूरत है जिन्हें करने का। तो जब हम शैशवावस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने अभी ऊपर देखा कि ये जन्म से जो है वो 5 वर्ष की अवस्था तक के काल जो हैं वो शैशवावस्था के काल में आते हैं। और जो पहले जो 3 वर्ष हैं, इस शैशवावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष हैं, इसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो शुरुआत के जो फेज हैं उसमें जो है वो बालक के जो मानसिक विकास है वो ज़्यादातर डेवलप हो जाते हैं। 80 to 90% जो है वो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। बाकी के जो रेस्ट 10% और 20% हैं वो धीरे धीरे आगे आने वाले समयों में मस्तिष्क का विकास होता है। और इस अवस्था में जो है वो सामाजिकरण होता है बच्चों का, एक दूसरे का वो अनुकरण करना सीखते हैं, दोहराना सीखते हैं। प्रवृत्ति, इस तरह की जो प्रवृत्ति है, दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, वो यहाँ पर प्रारंभ होता है। अब घर में कोई मेहमान आए या आप कुछ कार्य कर रहे हो तो वहाँ से उसके वो वर्ड पावर भी जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा वो समझना शुरू कर देता है कि चुप रहने को आप वो कैसे वो उस अपने आप को सामंजस्य नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो यह समझना चाहता है कि हाँ, किसी चीज़ को किस तरह से वो आत्मसात कर ले। अब जैसे आप बात करें कि कुछ चीज़ें अगर आप फेंकते हो, शुरुआत के अगर हम बात करें 1 साल या 2 साल के बच्चों की बात करें तो वो भी उसका अनुकरण करता है, उसे वो फेंकना चाहता है। कोई बात आप उसे कहते हो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, क से कबूतर, तो उसको वो दोहराता है, उसकी वो प्रवृत्ति विकसित होती चली जाती है। और धीरे धीरे ये विकास की जो अवस्था है उसको वो प्राप्त करता है और वो अधिगम करना शुरू कर देता है, वो सीखना शुरू करता है। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये जो इन्फेंसी वाला जो स्टेज है, शैशवावस्था वाला जो स्टेज है, ये किसी भी बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं। यहाँ पर लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है, या यूँ कहें कि लर्निंग का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण स्टेज माना जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाल्यावस्था की बात करते हैं, यानी चाइल्डहुड लर्निंग की बात करते हैं। तो इस स्टेज में जो है वो 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो आते हैं। और साथ ही जब हम बाल्यावस्था की चरण की बात अगर हम करें तो इसको अगर हम 2 चरणों में बांटें कि 5 से 8 या 5 से 9 वर्ष, और उसके बाद रेस्ट के 2 या 3 वर्ष जो हैं, तो जो प्रथम वाले चरण हैं उसमें लंबाई, भार
उनके सोचने समझने की शक्तियाँ, तर्क करने की शक्तियाँ, ये सभी जो है वो विकसित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें विकसित होते हैं, क्योंकि ये एक क्योंकि बच्चा इसमें खेलता है, कूदता है, खाता है और ये एक फ्रीली रहना चाहता है इस अवस्था में बच्चा। तो यहाँ पर जो है वो शरीर का जो ग्रोथ है और साथ ही साथ मानसिक ग्रोथ और जो लॉजिकल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, जो तर्क शक्तियों की जो विकास की बात कर रहे हैं, वो अपने चरम सीमा पर रहता है। इसके बाद का जो काल आता है, जो सेकेंड स्टेज आता है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में रुचि जो है वो लगने लगती है। वहीं से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो ध्यान देना वहीं पर, अब कहते हैं ना कि जब बच्चा जब 8 साल 9 ये 10 साल के आसपास का हो जाता है, जब वो चौथी और 5वीं कक्षा में जब चला जाता है, या आप चौथी, अगर आप 5 साल के एज को अगर आप पहली कक्षा मानते हो, तो उस समय तक वो 5वीं कक्षा में चला जाता है और वहाँ पर जो है वो रुचि जो है वो उसकी डेवलप हो जाती है लिखने पढ़ने में। कहीं ना कहीं जो है वो 12 साल का या 11 साल का जो बच्चा है, वो आपको वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसके इंटरेस्ट जो है वो किस ओर है, पढ़ने में है या कुछ और करने में है। ड्राइंग में इसका इंटरेस्ट है, गाने सुनने में इसका इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, किस तरह इसकी रुचि है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वो अपने रुचि के अनुसार जो है वो कार्य करने लगता है और वहाँ पर जो है वो बहुत तीव्र गति से सीखना शुरू करता है। जो भी रुचि है उसकी, जिसमें भी उसकी रुचि है, वहाँ पर वो तीव्रता के साथ जो है वो सीखना शुरू करता है, जो कि बाल्यावस्था में ये गति जो है वो कहीं ना कहीं मंद रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं रहती है उसकी रुचि के अनुसार। उसको आप जिधर ढालना चाहते हो उधर वो ढालता है, लेकिन इस अवस्था तक आते आते कहीं ना कहीं वो परिपक्वता वाली जो स्थिति आती है उसे वो ग्रहण करना शुरू कर देता है। यानी वो समझना शुरू कर देता है कि मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, मुझे गणित बनाना अच्छा लगता है, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। वो अपने आप को उस तरह से उस क्षेत्र में जो है वो ढालना शुरू कर देता है। और मैंने मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब इस अवस्था पे बच्चे पहुंचते हैं तो वहाँ पर अलग अलग विधियाँ, अलग अलग तरह के टेक्निक्स जो हैं वो एजुकेशन में उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो एक जो उतार चढ़ाव वाली जो ये अवस्था है कि वो किस ओर उसकी रुचि जा रही है, क्योंकि यहीं से उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो रही है, तो उस रुचि के अनुसार जो है वो अलग अलग, जब आप एज अ टीचर अलग अलग विधियों का, अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स का जब आप प्रयोग करते हैं, तो आप यह पाते हैं कि उस बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार अनुरूप जो है वो उसको आप ढालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज की जब हम बात करें तो ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था में है, कहीं कहीं 19 वर्ष की अवस्था भी किशोरा, क्योंकि टीनेजर्स की हम बात करते हैं तो 13 से 19 को हम एडोलेसेंस की श्रेणी में रखते हैं। बट अभी जो है वो मैच्योरिटी लेवल्स इतने बढ़ गए हैं, बच्चों के जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आप 1 साल आप नीचे मान कर ही चलो, क्योंकि ये 11 और 12 वर्ष के बच्चे में ही जो है वो एडोलेसेंस वाली जो सोच है वो प्रारंभ हो जाती है। और यह वह समय होता है जो कि बाल्यावस्था का, जो इसके जस्ट पहले वाली जो अवस्था थी उसकी मैच्योरिटी जो है वो और भी सुदृढ़ होती है। उसकी जो मैच्योरिटी है वो पूरा का पूरा जो है वो प्रखर करती है कि किस तरह से वो इंटरेस्ट ले रहे थे पहले, किस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, और यहाँ पर उस चीज़ की सुदृढ़ता जो है वो सुनिश्चित होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस अवस्था में जो है वो किशोरी की जो है वो लंबाई और भार दोनों में जो है वो जो प्रोमिनेंट जो है वो वृद्धि होता चला जाता है, और साथ ही साथ जो है वो मांसपेशियां भी जो है वो सुदृढ़ होती चली जाती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है वो लंबाई और मांसपेशियां तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच जो है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में लंबाई और मांसपेशियां जो है वो तेज़ी से वृद्धि होती है।
तो ये फेज जो है, क्योंकि पहले मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की जो मैच्योरिटी है या जो बालिकाओं की जो मैच्योरिटी लेवल है वो पहले परिपक्व होती हैं, और कंपैरिजन करें हम लड़कों के साथ तो। और इसके साथ ही साथ जो ये एडोलेसेंट फेज है, इसमें प्रजनन अंग जो है वो विकसित होता रहता है लगातार, और काम की मूल प्रवृत्ति जो है वो जागृत होने लगती है। तो इससे जो है एक पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकली चेंज आ जाता है, मेंटल के रूप में भी, और फिजिकल चेंज के साथ साथ जो है वो देखने, समझने, सोचने की भी प्रवृत्ति जो है वो बदलती रहती है। और बच्चों में जो है वो ये जो अवस्था है वो कहीं ना कहीं इसे एक अलग ही दिशा की बात में लेकर जाती है, और ये किशोर और किशोरियों में वृद्धि का जो है वो पूर्ण विकास जो है वो हो जाता है। और इसमें जो है वो कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ होते हैं पूरे की पूरी मांसपेशियां और उनका वृद्धि होता है, बच्चे और जो बच्चियां हैं उनको मैच्योरिटी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यह पूर्ण तरह से जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी क्षमता का विकास इसमें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्मरण शक्ति जो है वो पहले के स्मरण शक्ति की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसमें यह स्थायित्व आने लगता है। जब आप बच्चों की बात करें तो उसमें स्थायित्व कम होता है, क्योंकि वो भूलने वाली प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में रहती है। लेकिन स्थायित्व जो है वो जब हम इस अवस्था की बात हम करें, अगर हम किशोरावस्था की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो स्मरण शक्ति की स्थायित्व जो है वो आ जाती है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इसमें जो बालक हैं और बालिकाएं हैं उस पे वो कंट्रोल करना जो है वो बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। हालांकि सही गाइडेंस और काउंसलिंग देकर, सही तरीके से उन्हें मोटिवेट करके, सही दिशा निर्देश के द्वारा जो है उनकी इन समस्याओं पर जो है वो काबू किया जा सकता है। उनको सही दिशा निर्देश हमेशा देते रहना एक उचित तरीका है इन समस्याओं पर उनको हावी न होने देने से। और जब हम बात करते हैं कि ये जो किशोरावस्था से निकलकर जो युवा अवस्था की तरफ जो ये अगर ये कदम बढ़ता है, तो वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी जो है वो देखने को मिलती है। धीरे धीरे वो परिपक्वता के उस स्तर पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन समस्याओं को इस तरह के जो एक फेज से वो गुजर कर आते हैं, वहाँ पर वो धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और वो हावी नहीं होता इनके ऊपर, वो खुद में बहुत ही संयमित रहते हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को वो समझना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन सा सही दिशा निर्देश है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सारा का सारा जो है वो वहाँ पर आना शुरू हो जाता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो ये विकास की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग जो फेज हैं, उस पर हम लोगों ने बात की, और हम लोगों ने किशोरावस्था तक की बात की। इसके बाद के जो 2-3 अवस्थाएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, उसको मैं किसी दूसरे क्लास में डील करूँगा। लेकिन जो किशोरावस्था तक के जो स्टेजेस थे, जो बीच बीच में किस तरह के कौन से समय में क्या चेंजेस आते हैं, इस पर जो है वो ध्यान देना जो है वो अति आवश्यक है। आगे के जो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो। एक छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ जो है वो हम आपको आगे जो है वो डील करते जाएंगे, और ताकि आप अलग अलग अपने सिलेबस के अनुसार या अपनी नीड के अनुसार इन चीज़ों को आप देख सकें और समझ सकें। तो थैंक यू फॉर द क्लास, और आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि लॉकडाउन का अभी भी पीरियड चल रहा है, फेज चल रहा है। और तो धन्यवाद, थैंक यू।